हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में। इसके पहले वीडियो हमने देखा था महाजनपद का उदय। महाजनपद के उदय में हमने देखा आगे चल के मगध एक ऐसा साम्राज्य बना जो कि सभी महाजनपदों से विशाल महाजनपद बना। उसके बाद हमने आगे क्या देखा कि उसमें जो धीरे धीरे वंश उभर कर सामने आए वो काफी शक्तिशाली होते गए, लेकिन जब घरानंद का शासन आता है जो लास्ट समय में जिसे नंद वंश कहा जाता है, उस दौरान हमने क्या देखा कि घरानंद के शासन काल में इधर साइड क्या होता है कि सिकंदर, आज हम इसी के ऊपर जो है अपना पूरा वीडियो रहेगा हमारा। सिकंदर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सिकंदर महान जो कि पूरे विश्व को कम ही समय में यानी अल्प ही आयु में इसने पूरे विश्व को जीता, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है। तो आज हम सिकंदर महान को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सिकंदर का जो दौर चलता है। सिकंदर का दौर कब तक चलता है? इसका जो जन्म होता है 356 बीसी में, 326 बीसी में होता है और मृत्यु कब होती है? 323 बीसी में। करीब यह 33 वर्ष की आयु में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और अल्प ही समय में इसने जो बहुत बड़ा साम्राज्य अपना बना लिया था। तो आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से हम। तो इससे पहले हम इसके जन्म के बारे में देखेंगे कि इसका जन्म कब होता है। तो इसका जन्म होता है 356 बीसी में, 356 बीसी में। और इसका जन्म कहाँ हुआ? तो मैक्डूनिया, मैक्डूनिया हुआ। ये मैक्डूनिया जो भारत से करीब 6000 किलोमीटर जो कि पश्चिम साइड में पड़ता है मैक्डूनिया, वहां पर इसका जन्म हुआ। और इसके पिताजी, इसके पिता का क्या नाम था? तो फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय जो थे वह मैक्डूनिया के एक शासक थे। मैक्डूनिया एक उस समय जगह था जो वहां के वो क्या थे? राजा थे, शासक थे मैक्डूनिया के। उनका जो पुत्र होता है कौन? सिकंदर। सिकंदर जो फिलिप द्वितीय का पुत्र होता है, यही आगे क्या होता है कि यहाँ का शासक बनता है और धीरे धीरे अपना समाज का विस्तार करता है। इसके गुरु के बारे में हम देखेंगे। तो गुरु का क्या नाम था? तो गुरु इसके अरस्तु। अरस्तु को आप जानते होंगे, जिन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, वही अरस्तु हैं जो सिकंदर के गुरु कौन हो गए? अरस्तु। और अरस्तु के जो हम गुरु बात करें, अरस्तु के गुरु कौन थे? तो वो प्लूटो थे। और प्लूटो के गुरु थे वो कौन थे? तो वह सुकरात थे। कौन? तो इनके गुरु प्लूटो और प्लूटो के गुरु सुकरात। तो आइए देखते हैं अब हम आगे इसके जो सिकंदर के पिता थे, सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय, उनका जो मृत्यु होता है 336 बीसी में, 336 बीसी में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या है कि सिकंदर जो है वह 20 वर्ष का हो चुका था और 20 वर्ष की आयु में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई। और पिता के मरने के बाद क्या होता है कि गद्दी जो है इसके हाथ में आ जाती है। कहाँ की? मैक्डूनिया की। मैक्डूनिया की पूरा जो कारोबार कौन संभालने लगा? तो वह सिकंदर संभालने लगा। और सिकंदर जो है 20 वर्ष की आयु में वह शासक बन गया। इस समय हम बात करें कि जब सिकंदर शासक पे था या उसके पहले, उसमें जो एक साम्राज्य था जिसे फारस का साम्राज्य कहा जाता है। उसमें जो फारस का साम्राज्य था वो काफी विश्व में विख्यात था। विश्व में सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था? तो फारस था। फारस एक ऐसा साम्राज्य था जिसने भारत पे भी आक्रमण किया था। जो वैदिक काल का अंत के समय जो फारस से आक्रमण किया गया था भारत पे। तो फारस जो था, फारस के शासक जो थे वह जो थे अपनी जगह पे जहाँ वह रह रहे थे, वहाँ के जो जनता थे वहाँ पर वो काफी अत्याचार कर रहे थे। यूनानियों के ऊपर काफी वो अत्याचार किए। जब सिकंदर गद्दी पर बैठता है 2 वर्ष के बाद ही, कितने में? वह 334 बीसी में ही फारस पर आक्रमण कर दिया। तो फारस पर इसने उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां का जो उसका आक्रमण दौर चलता रहा वो कब तक चला? तो वह 330 बीसी तक। सिकंदर के साहस ने, हौसलों ने उसे जो परास्त नहीं होने दिया और वह अपने लक्ष्य पर खड़ा रहा। और आगे क्या हुआ कि 300 बीसी में फारस जो है पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद वह क्या होता है कि वहां के शासक जो थे इसके सामने हार जाते हैं। और हारने के बाद जो वहाँ की यूनानी सेवक थे, वह यूनानी जनता थी, वह किसकी गुलाम हो जाती है? वह गुलाम हो जाती है सिकंदर की। सिकंदर का अब शासक कहाँ पर हो गया? तो वह यूनान पे हो गया। और इसने यूनान को 30 में जीतने के बाद यह रुका नहीं, फिर ये आगे बढ़ता चला आया।
फिर इसने यूनान को, फिर आगे आया इसने एशिया माइनर को जीता, फिर सीरिया, फिर मिस्र को, फिर आगे बढ़ते हुए इसने आया बर्सिपोलिया को जीता, फिर अफगानिस्तान, फिर विक्ट्रिया को जीतते हुए इस कहाँ पर आ गया, भारत में एंट्री मारने वाला है। कब की बात है, तो 327 बीसी में, 327 बीसी तक इसने जो है एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र और बर्सिपोलिया पोलिया और अफगानिस्तान और विक्ट्रिया को जीतते हुए कहाँ पर पहुंच जाता है, 327 बीसी में भारत के क्षेत्र पे। तो आइए अब हम देखेंगे इसके भारत के क्षेत्र के बारे में। इसके पहले हम इसको एक बार इक्वल कर लेंगे। इसका जो जन्म होता है सिकंदर का 356 बीसी में कहाँ पर होता है, तो मैक्डोनिया में होता है। इसके पिता जो थे फिलीपींस, ये जो थे फिलिप द्वितीय जो थे यह मैक्डोनिया के शासक हुआ करते थे, और इसके गुरु जो थे वह आरासु थे, और इनके पिता की मृत्यु हो जाती है 336 बीसी में। और ये क्या होता है कि 336 बीसी में शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद क्या करते हैं, इसने फ्रांसीसियों से जो ग्रस्त व्यक्ति थे, जो यूनानी बहुत ज्यादा पीड़ित थे, दुखी थे, क्या करता है उनकी मदद करता है और अपने सेना में सम्मिलित करता है। और एक विशाल सेना बनाने के बाद क्या होता है, इसने फारस पर ही आक्रमण किया, और फारस को जब पराजित करने के बाद इसने यूनान और एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, आगे चल के इसने बर्सिपोलिया, अफगानिस्तान, विक्ट्रिया को जीतते जीतते भारत तक पहुंचता है कब, 327 बीसी में। तो आइए हम देखेंगे भारत पर आक्रमण। सिकंदर ने जब भारत में एंट्री मारी कब, 326 बीसी में इसने भारत पर जो अपना एंट्री मारा। कहाँ पर, या खैबर दर्रा होते हुए, खैबर दर्रा होते हुए ये रास्ते हिंदुकश पर्वत को पार करते हुए वो भारत पहुंच आया। कब, 326 बीसी में इसने खैबर दर्रा पार करते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए कहाँ पहुंचा है, भारत के सीमा क्षेत्र पहुंच गया। यहाँ के जो छोटे छोटे जनजाति थे, जो जनजाति जंगलों में रहा करती थी, जब सिकंदर उस साइड से आ रहा होता है भारत में, वहाँ की जनजातियों ने इस पर आक्रमण किया, जो कि छापा मार पद्धति कहते हैं, उस तरह से आक्रमण की। और इन आक्रमण में जो था सिकंदर, वह करीब 1 माह तक इनसे उलझा रहा, और उलझने के बाद जब वह उनसे जीतता है वह काफी परेशान हो जाता है, और जनजाति जो थी वह परास्त हो जाते हैं। करीब 1 माह तक वहाँ की जनजातियों ने इससे लड़ा छापामार पद्धति से। फिर इसने क्या किया कि इसने मशक मशक जो एक उसमें राजधानी हुआ करती थी, मशक जो थी वह भारत के एक सीमा क्षेत्र था, और वहाँ की रानी थी रानी कृपा। रानी कृपा जो रानी वहाँ की थी, कहाँ की, मशक की। उनको यह क्या करता है, पराजित करता है, और वहाँ की महिलाओं के साथ यह दुर्व्यवहार करता है, और साथ साथ वहाँ की महारानी को पराजित करता है और उस पर अपना कब्जा कर लेता है। जब यह घटना देखते हैं कौन, त्रिशला के राजा अम्फी जो थे, यह सब देखते हैं कि जो मशक की राजकुमारी है, रानी है कृपा, वह पराजित हो गई है। तो ये क्या करते हैं, अम्भी वो जो है अपने करते हैं कि इसने सिकंदर के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया कि हम आपके शरण में रहेंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। इसने क्या किया कि सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया और इसकी मदद करने लगा। कौन, तो त्रिशला के एक राजा थे अम्फी, जो सिकंदर ने उनसे कहा आप जो आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपको युद्ध नहीं करेंगे। और इसने क्या किया कि इसने सिकंदर की बात मान ली और इसकी मदद भी की। फिर यही बात क्या होता है कि जब पहुंचता है पंजाब, या पंजाब पहुंचने के बाद जो है वहां के राजा थे राजा पोरस। पंजाब के झेलम और चिनाव के बीच में एक स्थान था, वहां के राजा कौन थे, राजा पोरस। तो पोरस के पास ये अपना प्रस्तावना भेजता है सिकंदर कि आप जो है आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आप पर युद्ध नहीं करेंगे। तो पोरस क्या करते हैं, इनकी प्रस्तावना को ठुकरा देते हैं और इनसे युद्ध करने का प्रस्ताव भेज देते हैं, और इनसे एक युद्ध हो जाता है किससे, पोरस से और सिकंदर से, जो एक महायुद्ध होता है। कहाँ पर होता है, या झेलम तट पर होता है। झेलम तट पर, जिसे वेदों में बताया गया है बितिस्ता नदी पर जो ये युद्ध होता है। और यूनानी जो लेखक है, यूनानी लेखकों ने इन्हें बताया है हाइडे स्पीच। एग्जाम में इसी नाम से ज्यादा अधिकतर पूछा जाता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ और यह किस किस के बीच हुआ। तो इसे याद रखेंगे, यह पोरस और सिकंदर के बीच में 326 बीसी में होता है, जिसे कहते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम तट का युद्ध। यह कब हुआ, तो 326 बीसी में सिकंदर और पोरस के बीच में।
और इस युद्ध में क्या होता है कि पोरस जो थे वह काफी शक्तिशाली उसमें हुआ करते थे। पोरस जो है वह अंतिम समय तक लड़ते रहे और इस लड़ने में जो सिकंदर था, सिकंदर भी घायल हो जाता है और इसके घायल होने के साथ साथ ही इसका एक घोड़ा था, जो इसका प्रिय घोड़ा था सिकंदर का, जिसका नाम था बुकफेला। बुकफेला इस युद्ध में मारा जाता है और इसको मरने के बाद सिकंदर भी घायल हो जाता है, लेकिन पोरस जो थे वह पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद जब सिकंदर यहाँ पर विजय प्राप्ति करता है, विजय प्राप्ति करने के बाद उसने झेलम तट पर क्रमशः निकैया और बुकाफेरा स्थान की स्थापना की। कहा कि वह झेलम तट पर जो इसका प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बुकफेरा, जब यह मरता है इसका प्रिय घोड़ा, उसी के नाम पर वह क्या करता है, झेलम तट पर इन जगहों का स्थापना करता है। इनके नामों से एक नाम था क्या, क्रमशः निकैया, और एक नाम क्या था, बुकफेला। फिर आगे क्या होता है कि यह जो है ब्यास नदी के किनारे जब यह युद्ध जीतने के बाद पोरस को जब यह पराजित करता है तो यह आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि यह पहुंच जाता है ब्यास नदी के तट पर। वहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो इसकी सेना थी, विशाल सेना, वह इस तट पर आके रुक जाती है। रुकने के बाद जो सिकंदर था वह इसमें घायल भी हो चुका था और इसकी सेना जो थी जाने से इनकार कर रही थी कि हम जो है भारत में मगध पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह से जो ब्यास नदी पे रुकने के बाद सिकंदर ने काफी अपने सेना से विनती भी की कि आगे बढ़ते रहिए, लेकिन जो इसकी सेना थी वह अपने घर से करीब 9 वर्ष तक 9 वर्ष तक दूर रह चुकी थी, या इस युद्ध में वह घायल भी हो चुके थे। तो किसी कारणवश जो थे, या फिर बताया जाता है कि व्यास नदी को वह पार नहीं कर सका, या फिर जो यहाँ के राजा घनानंद थे उस समय, घनानंद के पास जो सेना थी लाखों पैदल थी और हजारों घुड़सवार थे, जो सैकड़ों थे इसके युद्ध युक्ति, यानी कि जिस तरह से युद्ध किया जाता है, युद्ध युक्ति के प्रसिद्ध थे, सैकड़ों में थे। इस तरह से जब यह सब देखता है सिकंदर तो वह सोचने लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, और इस तरह से जो है सिकंदर ने अपने जो इसका सेनापति था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर को वहां पर जो है रोक देता है कि आप जो है यहाँ का देखभाल करिए, और वह वापस लौटता है। कौन, तो सिकंदर सिकंदर लौटने के समय क्या होता है कि 325 बीसी में वह भारत से लौटता है। इस युद्ध को जीतने के बाद 325 बीसी में लौटने के बाद वह रास्ते में जाते जाते करीब 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु कब होती है, 323 बीसी में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ से, यह भारत से लौटता है 325 बीसी में, और रास्ते में 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। तो ये थी सिकंदर की कुछ प्रमुख बातें। इसकी सेना की हम बात करेंगे। जो इसके सेनापति थे, सेनापति सेल्यूकस निकेटर, और जो इसके जल सेनापति थे उनका नाम था निर्याकस। निर्याकस जो थे वह जल सेनापति थे, और जो इसके सेनापति थे कौन थे, वह सेल्यूकस निकेटर थे। वही सेल्यूकस निकेटर हैं जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे घनानंद जब यह चाणक्य को अपने दरबार से निकाल देता है। जब चाणक्य बताते हैं कि जो सिकंदर है वह भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो कुछ बात बताते हैं, तो जो घनानंद थे उनको अपमानित कर चाणक्य का अपमानित करता है और उन्हें अपने दरबार से निकाल देता है। तो इस तरह से जब चाणक्य जाते हैं और अपना जो शिष्य बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, तो फिर आगे चलकर जो मगध पर मौर्य वंश का शासन चलता है, तो वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारा वीडियो किस पे था, तो वह सिकंदर पे था कि सिकंदर ने किस तरह से कम ही समय में जो है विश्व को जीतने का साहस रखा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है।